देश के वीर सपूतों के शौर्य को आज सेना इन्फेंट्री डे के तौर पर याद कर रही है। इस मौके पर आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शहीदों को सलामी दी। सेना के अधिकारियों और जवानों ने इस खास मौके पर सेना के शौर्य को याद किया। पूर्व सैनिकों ने भी इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 1947 में आज ही के दिन सेना ने अपने शौर्य से कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया था। इस खास मौके पर सेना के जवानों ने एक बाइक रैली भी निकाली। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस बाइक रैली को रवाना किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इन्फेंट्री डे 2022। तो देश आज इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस मना रहा है। 75 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ पहली बड़ी सैन्य कार्रवाई में भारतीय पैदल सेना ने बहादुरी का जो शानदार प्रदर्शन किया, उसी की याद में हर साल इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के बड़गाम में इन्फेंट्री डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे और इस मौके पर कश्मीर में भारतीय सेना के विमान से लैंडिंग के उस ऐतिहासिक पल को फिर से जीवंत किया जाएगा, जिसके जरिए कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल में जाने से बचाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। इन्फेंट्री यानी पैदल सेना जमीनी जंग में सबसे आगे रहने वाले भारतीय सेना का अहम हिस्सा। देश की सरहदों की सुरक्षा से लेकर अलग अलग मोर्चों पर सेना के इस डिवीजन ने गजब के पराक्रम का प्रदर्शन किया है। आज का दिन खासतौर से इन्फेंट्री यानी पैदल सेना के नाम है। हर साल 27 अक्टूबर को देश में इन्फेंट्री डे मनाया जाता है और पैदल सेना की बहादुरी की कहानियां याद की जाती हैं। इसकी वजह यह है कि 1947 में आज ही के दिन भारतीय सेना के रणबांकुरों ने हिंदुस्तान के सिरमौर कश्मीर का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जाने से बचाया था। यह साल इन्फेंट्री डे के लिहाज से और भी खास है क्योंकि 75 साल पहले 27 अक्टूबर को ही आजाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी सैन्य कार्रवाई हुई थी जिसमें पैदल सेना यानी इन्फेंट्री ने अपने बेमिसाल कौशल को दिखाते हुए देश की रक्षा में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इन्फेंट्री की वो यादगार विजय गाथा आज भी देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। आपको बताते हैं आजाद भारत में सबसे पहले भारतीय पैदल सेना ने किस तरह अपनी जाबाजी की इबारत लिखी। भारतीय इन्फेंट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान की चाल को नाकाम किया था। दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने 5000 कबायलियों को कश्मीर में घुसपैठ करके कब्जा करने के लिए भेजा था। तब कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तब सेना की सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन से एक पैदल सेना का दस्ता विमान से दिल्ली से श्रीनगर भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय पैदल सैनिकों ने कश्मीर को कबायलियों के चंगुल से छुड़ा लिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भारतीय सेना का यह पहला फौजी अभियान था जिसे इन्फेंट्री ने अंजाम दिया। इस अभियान में शानदार कामयाबी की याद में हर साल 27 अक्टूबर को देश में इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। चूंकि इस पूरे सैन्य अभियान में सिर्फ पैदल सेना का ही बड़ा योगदान था, इसलिए इस दिन को भारतीय थल सेना के पैदल सैनिकों की बहादुरी और साहस की यादगार के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया। पैदल सेना हमेशा अग्रिम मोर्चे पर सबसे आगे रहकर देश की रक्षा करती आ रही है। माना जाता है कि दुनिया में सबसे बड़े इन्फेंट्री डिवीजन
भारत के ही पास है। भारत की सेना में 27 इन्फेंट्री रेजिमेंट है। सेना में कुल 14,55,550 सक्रिय जवान हैं, जबकि करीब 11,55,000 रिजर्व जवान हैं। भारतीय इन्फेंट्री को ही सबसे पहले सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ। कश्मीर में 1947 में चले अभियान में कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन भी शामिल थी। इसकी डी कंपनी का अगुवाई करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तब से अब तक लगातार भारतीय इन्फेंट्री देश की रक्षा में अपनी वीरता का प्रदर्शन करती आ रही है, अपने शौर्य का लोहा मनवाती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना के लिए आज का दिन एक और वजह से खास है। दरअसल आज ही सेना की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी राष्ट्रपति अंगरक्षक दल को सिल्वर ट्रम्पेट और बैनर प्रदान करेंगे। देश में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की स्थापना के 250 साल जो है वो पूरे हो गए हैं, लिहाजा सेना की इस टुकड़ी के लिए ये मौका काफी ज्यादा खास और अहम है। इस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल कल राष्ट्रपति भवन परिसर में की गई थी। एलईडी की रोशनी में फौजी बैंड की धुनों पर घोड़ों की ये शानदार कदमताल आज राष्ट्रपति भवन के परिसर में एक बार फिर से देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करने के लिए होने वाले समारोह के फुल ड्रेस रिहर्सल की है। आज राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले इस तरह की खास प्रेजेंटेशन परेड में अंगरक्षक दल के कौशल और संतुलन के तालमेल का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बैनर प्रेजेंटेशन का रिहर्सल था, फाइनल ड्रेस रिहर्सल था और ये सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन हर एक प्रेसिडेंट के टेन्योर में एक बार होता है, जब वो हमें सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर प्रदान करते हैं, जो कि हम जब भी परेड सेरेमोनियल परेड पे आते हैं माउंटेड, तो उस ट्रम्पेट बैनर को कैरी करते हैं। और ये एक यूनिक ट्रेडिशन है इंडियन आर्मी में, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के साथ है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट्स के पर्सनल ट्रुप हैं। इस बार ये मौका बेहद खास है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के अब 250 साल पूरे हुए हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को भारतीय सेना की इकलौती ऐसी सैन्य इकाई होने का गौरव प्राप्त है जो राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलती है। क्योंकि भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति की ये अपनी सैन्य टुकड़ी है जो पूरी तरह से उन्हीं के लिए तैनात रहती है। सिल्वर ट्रम्पेट बैनर सबसे पहली बार प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को इनके 150 इयर्स जब हमारे कंप्लीट हुए थे तब हमें मिला था। उसके बाद आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हमें सबसे पहला सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया था 1957 में, 14 मई 1957। उसके बाद 13 प्रेसिडेंट्स ने हमें प्रदान किए हैं। एक दो प्रेसिडेंट्स ने बीच में नहीं प्रदान किए थे बिकॉज ऑफ 1962 वॉर एंड अदर सर्कमस्टांसेस, एंड ये हमारा 14th सिल्वर ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन होगा। ये कार्यक्रम 1.5 घंटे तक चलेगा। इस दौरान अंगरक्षक दल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपेंगी। इसके बाद प्रेजेंटेशन परेड होगी और फिर एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति होगी जिसमें सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व के साथ साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के बारे में बताया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे खास आकर्षण एलईडी की रोशनी पर अंगरक्षक दल के घोड़ों के कौशल की नुमाइश है, जिसके लिए इन्हें खास तरीके से
प्रशिक्षित किया गया है। में घोड़ों का बड़ा बहुत रोल रहता है सर, क्योंकि सवार फिर भी भूल जाता है, पर घोड़ों को हम 3 या 4 दिन का प्रैक्टिस दे देते, वो ऑटोमेटिक राइडर को उसी दिशा में ले जाता है सर। कि इतना वो सेंसिटिव और इतना समझदार जानवर होता है सर, उसको बस 3 दिन का प्रैक्टिस दिया, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा सर। गलती होगी तो राइडर से होगी, घोड़ा गलती नहीं कर सकता सर। ये असल में ये हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में ये पहली बार हुआ है एलईडी का, तो पर फिर भी कुछ हमारे जो भी है जितने भी सोल्जर हैं या हमारे अफसर साहबान, जीसीयू साहबान, सबने मतलब दिन रात 2 टाइम रिहर्सल कर करके मतलब इनको इतना मतलब घोड़ों को ट्रेनिंग में इतना ले आए कि मतलब अभी लास्ट फाइनल भी हमारा बिल्कुल बढ़िया हो रहा है सर। तो घोड़े तैयार हैं, अंगरक्षक दल के घुड़सवार भी तैयार हैं और ये पूरी फौजी टुकड़ी भी तैयार है। कुल मिलाकर कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है आज शाम के उन पलों का जब राष्ट्रपति के अंगरक्षक दलों को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर मिलेगा और ये घुड़सवार और घोड़े इसी तरीके से अपने हुनर और कौशल की अनूठी नुमाइश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। पूजा के बाद विधि विधान से कपाट को सर्दियों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही भगवान केदारनाथ की डोली को ऊखीमठ रवाना कर दिया गया। हर साल दिवाली के बाद भगवान केदारनाथ के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। अगले 6 महीनों तक भगवान की ऊखीमठ में ही पूजा होगी। असल में सर्दियों में केदारनाथ धाम में भीषण बर्फबारी और ठंड रहेगी। ऐसे में वहां रहना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। आज ही के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। एक दिन पहले गंगोत्री धाम भी सर्दियों के लिए बंद कर दिया गया था। वहां से मां गंगा की डोली को हर्षिल के पास मुखवा गांव लाया गया, जहां अगले 6 महीनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम की अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं के आने का नया रिकॉर्ड यहां पर बना है। अब तक करीब 16.5 लाख श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के धाम आकर उनके दर्शन कर चुके हैं और खास बात यह है कि 19 नवंबर तक श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। यह है बद्री विशाल का दरबार। जहां उमड़ा है श्रद्धालुओं का सैलाब। कोरोना के चलते 2 साल तक श्रद्धालुओं को बद्री विशाल के दर्शन के लिए भले ही तरसना पड़ा, लेकिन अब बद्री धाम में हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। इस बार बद्री विशाल के दरबार में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल की यात्रा में अभी तक 16.5 लाख के करीब श्रद्धालु बद्री धाम पहुंच चुके हैं। अब तक यहां 12,44,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड था, लेकिन इस बार तो जैसे श्रद्धालुओं ने ठान लिया है कि हर हाल में बद्री विशाल का आशीर्वाद लेकर ही मानेंगे। अच्छी सड़कों ने श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने की राह आसान कर दी है। हालांकि मौसम अपने तेवर दिखा रहा है, तापमान लुढ़क रहा है, ठंड पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को वो डिगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए उन्हें कतार में इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उन्हें तो हर हाल में बाबा के आशीर्वाद की दरकार है। बहुत
बढ़िया मौसम है और माइनस में चल रहा, अब तो रात को माइनस में चला और दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान का कृपा है, 4 धाम कंप्लीट हो गया। हर साल आमतौर पर मई और जून में इतनी भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन इस बार अभी भी हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। तब तक यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित रूप से 16.5 लाख से कहीं ज्यादा हो जाएगी। जोशीमठ से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोक आस्था के महापर्व छठ की जो शुरुआत है वो 28 अक्टूबर से होनी है और उससे पहले छठ की जोरों शोरों से जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाले इस महापर्व के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक घाट तैयार हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली में घाटों को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार में अलग अलग घाटों पर साफ सफाई की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद सीएम नीतीश कुमार घाटों पर छठ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। दिल्ली में यमुना घाटों की मरम्मत और साफ सफाई का जो काम है वो तेजी से शुरू हो गया है। छठ पूजा को लेकर दिल्ली एनसीआर में उत्साह का माहौल है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर तैयारी में पूरे उल्लास के साथ तैयारियां जारी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वो दिल्ली में ही छठ पूजा करते हैं। इसके अलावे जो परिवार किसी वजह से अपने घरों को वापस नहीं जा पाते हैं, वो यमुना किनारे छठी मैया की आराधना करते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के चलते यमुना तट पर छठ पूजा करने की मनाही थी, लेकिन इस साल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना के घाटों पर छठ पूजा करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। यमुना नदी के किनारों पर घाटों की साफ सफाई की मरम्मत का काम चल रहा है और लोगों पर अभी से ही छठ पूजा की आस्था हिलोरे मारने लगी है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी यमुना के घाट पर छठ पूजा की अनुमति मिलने से फूले नहीं समा रहे हैं। कि दिल्ली में जमुना जी के तिरवा छठिया होई है जरूर, ले के कुदारी ले फरुसवा सैया मोरे जई है जरूर, घाट साफ करी है जरूर, पनिया छनी है जरूर, डलवा उठी है जरूर। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम के घाट ही नहीं, सोसाइटियों में भी छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से जारी है। इस साल भंडारे का भी व्यवस्था है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और भंडारे करीब 10,000 आदमियों का भंडारा है और जितनी व्यवस्था हम लोगों की तरफ से वो हम लोग पूरी तैयारी करते हैं। यमुना घाट पर 1984 से ही छठ पूजा का आयोजन होता आ रहा है और जब शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री थी तब से आयोजन को और विशाल बना दिया गया। लेकिन इस बार दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत भी जोरों पर है। सरकार और एलजी के बीच खींचातानी का असर भी देखा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की 30% जनता पूर्वांचल की है, इसलिए छठ पूजा को लेकर भी हर साल राजनीति होती ही रहती है। दिल्ली से मनीष। पूरा बिहार लोक आस्था के पर्व छठ के रंग में रंग चुका है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार, शहर, गांव, नदी, पोखर, खेत, हर जगह बस छठ के रंग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ ट्रेनों और बसों में छठ पर्व पर बाहर से घर आने वालों की भीड़ लगी हुई है, तो वहीं गंगा घाटों, नदियों, खेत, बहियार के पोखरों में अर्घ्य देने के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आस्था का महापर्व छठ। तैयारियां जोरों पर। सज गए बाजार। युद्ध स्तर पर सफाई अभियान जारी। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 अक्टूबर से छठ की शुरुआत होने जा रही है। छठ पर्व में पवित्रता का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है।
लिहाजा साफ सफाई का काम बड़े स्तर पर शुरू हो गया है। बिहार के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। नवादा के सूर्यधाम की ये तस्वीरें देखिए। छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए नगर परिषद के कर्मचारी घाट की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। जेसीबी मशीन के जरिए घाट को साफ सुथरा किया जा रहा है। नदी में चैनल पुल को भी बनाया जा रहा है ताकि घाट के दोनों तरफ आदमी आ जा सके। ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं। बूढ़ी गंडक नदी के घाटों का युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम चल रहा है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। घाटों पर बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। हम लोग छठ पर्व की तैयारी में जुट गए हैं। इस सिलसिले में आज हमारे द्वारा घाट का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर छठ पर्व काफी अच्छे ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। प्रकाश की समुचित व्यवस्था, साफ सफाई पे अच्छा खासा ध्यान रहे, ये निर्देश दिया गया है। नदी की गहराई को देखते हुए बैरिकेडिंग वगैरह किया जाए ताकि किसी तरह का कोई घटना वगैरह नहीं घटे, ये सब भी डायरेक्शन दिया गया है। मोतिहारी में भी अधिकांश छठ घाटों पर सफाई, रंग रोगन और अन्य तैयारियां चल रही हैं। स्थानीय लोग नगर कर्मियों के साथ मिलकर इस काम में जुटे हुए हैं। बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रहा है। साफ सफाई हम लोग का स्तर से जितना हो रहा है तो कर रहा है, प्लस नगर परिषद से भी काम लगा हुआ है। अभी काम मतलब सुचारू रूप से चालू है। छठ तक ले हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से सही सलामत। मधेपुरा में भी व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठ घाटों को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने भी जिले में छठ महापर्व को लेकर चल रहे तैयारियों का जायजा लिया। मुकम्मल तैयारी हो, इसलिए प्रशासन के लोगों के साथ आप सभी समाज के प्रबुद्धजन लोगों के साथ यहाँ आए और आना श्रेयस्कर लगा इस मामले में कि कई आवश्यक निर्देश आप लोगों के सामने दिए गए। कोरोना काल में सामूहिक छठ पूजा पर कई जगह पाबंदी लग गई थी, लेकिन इस बार कोरोना के प्रतिबंध नहीं है। लिहाजा इस बार छठ पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाने के लिए लोग तैयार हैं। नवादा से प्रतीक भान, मोतिहारी से सचिन पांडे, मधेपुरा से मुरारी सिंह के साथ समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छठ पूजा पर रेलवे ने भी लोगों को घर पहुंचाने के लिए खास तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है, वहीं प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या घटाने के लिए स्टेशन के बाहर यात्रियों के लिए खास पंडाल की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम भी बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। छठ पूजा की महिमा ही ऐसी है कि दूर दूर से लोग इसे मनाने अपने घर, अपने गांव पहुंच जाते हैं, चाहे रास्ते में कितने भी मुश्किलें क्यों न आए। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का नजारा भी इसी हकीकत को बयां कर रहा है। और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सबसे ज्यादा ट्रेनें चलती हैं बिहार के लिए। आपको दिखा दें तस्वीरें कैसी हैं कि स्टेशन के बाहर ही लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं यात्रियों की, और लोग अपने परिवार के साथ खूब सारा सामान लेकर अपने घर, गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। छठ पूजा का जोश कहें या कुछ और, लोगों की भीड़ बस ट्रेन में सवार हो जाना चाहती है, क्योंकि उन्हें हर हाल में छठ पूजा मनाने अपने शहर, अपने गांव पहुंचना है। कितनों का टिकट कंफर्म हो रहा है और कितने ही वेटिंग लिस्ट के टिकट के साथ ही ट्रेन से सफर करने को तैयार है। टिकट नहीं मिला है। गरीब रथ में हम लोग का टिकट है, भागलपुर गरीब रथ में। ये है कि वेटिंग में जा रहे हैं। मेरा तो कंफर्म है बट इनका नहीं है। जी टिकट नहीं मिल पाया सर। 3 महीना पहले मैंने कोशिश किया, टिकट नहीं मिल पाया सर। भले ही लोगों के पास टिकट हो या न हो, लेकिन छठ पूजा की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। लोग दिल्ली से ही पूरी तैयारी के साथ ट्रेन में सवार हो रहे हैं। छठ के लिए जो हम लोग की पारंपरिक तैयारी होती है, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ से तैयारी करके जाते हैं, क्योंकि हम लोग का तो शिक्षा दीक्षा नौकरी के लिए हम लोग को यहीं आना पड़ता है। हालांकि रेलवे ने छठ पूजा को लेकर काफी तैयारी की है और 250 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर चुका है।
सिर्फ जाने का ही नहीं, लोगों के वापस लाने की भी पूरी तैयारी है। छठ के लिए बहुत ही विशेष तैयारी की गई है। कुल मिला के अब तक 250 से अधिक, 250 से अधिक ट्रेन चलाई जा चुकी है। अगर नंबर ऑफ बर्थ्स कैलकुलेट करो उसमें, तो मेरे ख्याल से करीब 1,40,000 के आसपास टोटल बर्थ्स अवेलेबल करवाई गई है। इसके अलावा भी जो जरूरत पड़ेगी करेंगे। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए खास तैयारी भी की गई है। यहाँ बड़ा सा पंडाल लगाया गया है, जिसमें वक्त से पहले पहुंचने वाले लोगों को ठहराया जा रहा है। पंडाल में हर ट्रेन के बारे में जानकारी तो दी ही जा रही है, साथ ही पंडाल के बगल में टिकट बुकिंग काउंटर भी खोले गए हैं। खाने पीने का स्टॉल भी लगाया गया है। कौन सी गाड़ी कितनी देर लेट है या फिर टाइम पर है, वो सारी डिटेल आपको इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ जाएगी। मतलब आपको अपनी गाड़ी की टाइमिंग और प्लेटफॉर्म नंबर के लिए स्टेशन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ यात्रियों के एंटरटेनमेंट के लिए या फिर उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए लगातार एक स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर जो छठ मैया के गीत हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। रेलवे की पूरी कोशिश है कि यात्री सकुशल रूप से छठ का त्योहार मनाने अपने गंतव्य पर पहुंच सके। इसलिए आरपीएफ और रेलवे की खास तैयारी को काफी सराहा भी जा रहा है। कुल मिलाकर इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं और प्रशासन की भी और रेलवे की भी कोशिश यही है कि लोग आराम से सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। कैमरामैन राजा के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। गुजराती नव वर्ष के मौके पर सूरत में स्वामी नारायण मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। इस खास मौके पर पूरा मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। ऐसे में लोगों के मनोरंजन का भी खास इंतजाम किया गया। वहां कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। लोक कलाकारों ने धार्मिक गीतों पर डांस कर लोगों का दिल जीत लिया। बाद में वहां आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन से वीडियो भी बनाया।